हेलो एवरीवन। अगस्त्या जीएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले 2-3 दिनों से क्लासेस जो है वो ऑफ रही है। छठ महापर्व के कारण थोड़ा व्यस्तता बनी थी। और छठ महापर्व की समाप्ति के साथ ही साथ जैसा आपकी क्लासेस चल रही थी रोज़ाना 10 बजे, जो हम लोग अलग अलग फैकल्टी के माध्यम से जो टॉपिक हम लोग लेकर आ रहे थे, आपके मेन के एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर, कुछ वनडे एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर, वो जो सिलसिला जो शुरू हुआ था वो अब कंटिन्यूअस रहेगा आपके एग्जामिनेशन तक। अभी आने वाले समय में कई सारे अपकमिंग एग्जामिनेशन है। कुछ ऐसे एग्जामिनेशन जो है वो प्रीलिम्स के हिसाब से भी है, कुछ एग्जामिनेशन जो है वो आपका मेन के हिसाब से भी है, जैसे 71 बीपीएससी मेंस का, जिसका एक्सपेक्टेड डेट जो है वो मार्च अप्रैल के महीना में बताया गया है। तो छुट्टियां समाप्त हो चुकी है। एक अच्छी रणनीति को अगर आप बनाते हैं तो उस रणनीति के तहत आप अपने एम को भी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी एम है आपका, चाहे वो आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर प्रीलिम्स वाला एग्जामिनेशन हो, चाहे वो 71 बीपीएससी के मेंस वाला एग्जामिनेशन। जैसा कि हमने आपको बताया कि जनवरी से लेकर मार्च तक में कई आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। कुछ पीटी ओरिएंटेड एग्जामिनेशन है और कुछ मेंस ओरिएंटेड एग्जामिनेशन है। तो हमने यहाँ पर मेंस के लिए भी कुछ टॉपिक यहाँ पर शुरू किया है, और प्रीलिम्स के लिए भी हम लोग आने वाले समय में कुछ ऐसे चीज़ों को शुरुआत करने वाले हैं जो आपके प्रीलिम्स के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो, चाहे वो एमसीक्यू सीरीज का हो या मॉडल आंसर मेंस के लेकर हो। तो फिलहाल आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका मेंस वाला टॉपिक को लेकर, और मेंस में हम आज एक मॉडल आंसर को लेकर आ रहे हैं, और वो मॉडल आंसर जिससे रिलेटेड है वो है आपका नेहरू। तो नेहरू से रिलेटेड हमने कई सारे टॉपिकों पर डिस्कस किया है, जैसे नेहरू का विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पहल, नेहरू का ग्रामीण विकास के क्षेत्र में पहल, नेहरू का कृषि विकास के क्षेत्र में पहल, नेहरू का जनजातीय क्षेत्र में पहल, नेहरू का आपका समाजवाद, नेहरू का धर्मनिरपेक्षता, ऐसे तमाम टॉपिकों को हमने यूट्यूब के माध्यम से डिस्कस कराया है। ये सारे वीडियो जो है वो आपको मिल जाएंगे। आप अगस्त्या जीएस एकेडमी के ऐप यूट्यूब पे जाकर जो है ये इस वीडियो को देख सकते हैं। और ऐसे तमाम टॉपिकों से रिलेटेड हम लोग मॉडल आंसर पे भी डिस्कस करेंगे। तो उन्हीं मॉडल आंसरों को ध्यान में रखते हुए आज हम जो पहला मॉडल आंसर लेकर आ रहे हैं वो है आपका नेहरू और कृषि को संदर्भ, यानी कृषि विकास के संदर्भ में उनका जो दृष्टिकोण था कृषि विकास को लेकर, उसी को ध्यान में रखकर ये एक मॉडल आंसर हम लेकर आ रहे हैं। और इस मॉडल आंसर पे हम सारे चीज़ों पर डिस्कस करेंगे कि कैसे आंसर का मेन पार्ट का कौन सा थीम है और इसका आंसर का कैसे हमें लिखना होगा। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो समय को इसको जल्द से जल्द हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि पहले तो सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन से रूबरू करा दूँ। तो ये जो क्वेश्चन है ये नेहरू से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। पहले मैं इस क्वेश्चन का की पॉइंट पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन का डिमांड क्या है। फिलहाल पहले अगर क्वेश्चन का अगर बात करें तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वतंत्रता पश्चात नेहरू ने भूमि सुधार कार्यक्रम, भूमि सुधारों का एक व्यापक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। यानी 1947 के पश्चात नेहरू का भूमि सुधार कार्यक्रम के क्षेत्र में, भूमि सुधार के क्षेत्र में एक व्यापक कार्यक्रम था जिसका मुख्य उद्देश्य था कृषि व्यवस्था, यानी कृषि व्यवस्था में किसानों के अधिकारों की सुरक्षा और शोषण के तत्वों की समाप्ति। नेहरू की इस दृष्टि को हम राष्ट्रीय संघर्ष में देख सकते हैं। मतलब मैं अपने भाषा में अगर बात करूं तो ये एक क्वेश्चन है, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको मान सकते हैं कि ये नेहरू से रिलेटेड, ये भूमि सुधार कार्यक्रम या कृषि व्यवस्था से रिलेटेड एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन को के श्रेणी में हम रख सकते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पूछे जा सकते हैं तो ये फुल लेंथ यानी 38 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले तो इस आंसर का हमने हमेशा बताया है कि मेंस में लिखने से पहले आंसर का फॉर्मेटिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है, और आंसर का फॉर्मेटिंग क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग करेंगे। आज हम फॉर्मेटिंग करने का तरीका बताएंगे, और देन जाकर इस क्वेश्चन को कैसे फुलफिल करना है उस पर भी हम डिस्कस करें। तो सबसे पहले इस आंसर का क्वेश्चन का अगर हम फॉर्मेटिंग देखें तो इस क्वेश्चन में कई सारे की पॉइंट है। पहले उस की पॉइंट को हम नोटिस कर लेते हैं।
और ध्यान रखिएगा, अगर आप इस प्रकार से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप फॉर्मेटिंग करना बहुत ही जल्दी सीख जाइएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर हम फॉर्मेटिंग इस क्वेश्चन का अगर देखें तो इस क्वेश्चन में एक की पॉइंट जो निकल कर आ रहा है वो है आपका भूमि सुधार। यानी ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन बेसिकली नेहरू का जो भूमि सुधार कार्यक्रम, ये नेहरू का जो भूमि सुधार कार्यक्रम रहा स्वतंत्र प्रधानमंत्री के रूप में, यानी 1947 के पश्चात नेहरू ने जो भूमि सुधार कार्यक्रम प्रस्तुत किया 1947 के पश्चात, यानी देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जो भूमि सुधार कार्यक्रम जो था वो बेसिकली किसानों के अधिकारों को सुरक्षित रखने का, यानी कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेहरू ने जो भूमि सुधार कार्यक्रम प्रस्तुत किया, ये हमने एक टॉपिक के माध्यम से डिस्कस कराया है, आप वो वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि नेहरू ने स्वतंत्रता पश्चात कई ऐसे कार्यक्रम लाए जो भूमि सुधार से रिलेटेड रहा है, चाहे वो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना, हदबंदी कानून लाना, सहकारी कृषि को बढ़ावा देना, ये तमाम जो है वो भूमि सुधार के क्षेत्र में एक अधिकार था और जिसका वो एकमात्र उद्देश्य था भूमिहीन किसानों को भूमि का स्वामित्व प्रदान करना। ये भूमि सुधार कार्यक्रम का एक पक्ष था। तो ये जो पूछ रहा है कि ये जो उन्होंने जो भूमि सुधार कार्यक्रम चलाया, ये भूमि सुधार कार्यक्रम जो है वो किसानों के अधिकार, यानी जो भी हमने बताया कि हदबंदी कानून, जमींदारी उन्मूलन, हम तमाम जो है वो बेसिकली कार्यक्रम जो भी चलाया गया ये किसानों के अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रयास था। और ये जो दृष्टिकोण है ये कहीं ना कहीं ये दृष्टिकोण पूछता है, ये दृष्टिकोण जो दर्शाता है ये दर्शाता है नेहरू का राष्ट्रीय आंदोलन में, नेहरू का राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका जो था वो आपको किसानों के हित को दर्शाता है, किसान, श्रमिक, ऐसे तमाम चीज़। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन कौन से पार्ट को हमको लिखना है, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ सबसे ज़्यादा जो डायलेमा में लाने का प्रयास जो कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम 1947 के बाद का दृष्टिकोण को लिखें या 1947 के पहले का दृष्टिकोण को लिखें। तो ऑब्वियसली जो क्वेश्चन का डिमांड जो पूछ रहा है वो डिमांड ये पूछ रहा है कि उन्होंने जो भी कार्य किया यह दृष्टि मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान भी देखा गया। यानी यहाँ जो हमें आंसर लिखना है वो है नेशनल मूवमेंट को लेकर। ये केवल अगर रहता है कि स्वतंत्रता पश्चात भूमि सुधार कार्यक्रमों का मूल्यांकन करें तब हम 1947 के बाद भूमि सुधार कार्यक्रमों का जिक्र करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहा है वो कह रहा है ये 3 की पॉइंट के हिसाब से कि उन्होंने जो भूमि सुधार कार्यक्रम लाया वो भूमि सुधार कार्यक्रम किसानों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए लाया और यह जो दृष्टिकोण जो था ये दृष्टिकोण इनका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी देखा गया। तो हमारे आंसर में इस पे ही फोकस करना है, ये आंसर का मेन पार्ट हो गया, ये ध्यान रखिएगा। यानी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इनका जो भूमि सुधार कार्यक्रम का जो पार्ट है, पक्ष है, ये हमें यानी किसानों के अधिकारों के संदर्भ में जो प्रयास है यही हमें आंसर में लिखना होगा। तो इसका अगर हम देखें तो ये आंसर का मुख्य रूप से आधार निकल कर आया है। अब इस हिसाब से अगर हम देखें, पहले हम जो हमने अभी फॉर्मेटिंग में फिर से यहाँ पर फॉर्मेटिंग पे एक बार लिख देता हूँ। जैसे हमने फॉर्मेटिंग, आंसर फॉर्मेटिंग में जो हमने अभी आपको बताया है, आंसर फॉर्मेटिंग, जो आंसर हमने फॉर्मेट किया है उस फॉर्मेट में ये पूछा जा रहा है कि भूमि सुधार कार्यक्रम जो उन्होंने स्वतंत्रता पश्चात लाया वो किसानों के अधिकारों को सुनिश्चित रखने का प्रयास था, किसानों के अधिकारों का सुनिश्चित रखने का प्रयास था और यह दृष्टिकोण इनका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी देखा गया। तो हमें पक्ष 3 को ही इसको एक्सप्लेन करना है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने कृषक हित के लिए वो कौन कौन सा कार्य किए, इसी को हमको एक्सप्लेन करना है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर नेहरू का
राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इनका जो कृषक सुधार दृष्टिकोण जो था, वो कृषक सुधार दृष्टिकोण वो कहाँ-कहाँ नज़र आ रहा है और क्या-क्या उन्होंने कृषक सुधार कार्यक्रमों को लागू करने का प्रयास किया, यही मेरा आंसर है। यही नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये तीनों को आप एक्सप्लेन कर देते हैं तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला नंबर 1 पर अगर देखें तो नेहरू का राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कृषक दृष्टिकोण यानी किसानों के हित के लिए काम करना, ये इनकी इस विचारधारा को दर्शाता है, समाजवादी विचारधारा। आपको तो शुरुआत यही बताना होगा कि नेहरू समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे, प्रभावित थे और जिस प्रकार से समाजवादी विचारधारा का प्रवेश भारत पे 1920 के दशक के बाद, खास तौर पर जो रूसी क्रांति के पश्चात मार्क्स के विचारों का प्रसार भारत में होने लगा, इस विचारधारा से नेहरू भी प्रभावित हुए और नेहरू ने समाजवादी विचारधारा को आधार लेकर किसान और श्रमिकों के हित के लिए कार्य किए। और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कई ऐसे कार्य जो है ये उनके किसान और किसानों के हित के संदर्भ में दर्शाता है। और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान तो वह दूसरा पक्ष पे आपको बताना, ये एक भूमिका निकल कर आया कि इन्होंने कृषक अधिकार या किसानों के मुद्दों के लिए जो आवाज़ उठाएं, वो मुख्य रूप से किस विचारधारा को दर्शाता है, नेहरू की समाजवादी विचारधारा। अब इस विचारधारा के तहत उन्होंने विभिन्न किसान आंदोलनों में अपनी भूमिका को निर्धारित किया। विभिन्न किसान आंदोलन, अब यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल लिख देना है। विभिन्न किसान आंदोलन में नेहरू की भूमिका, ये आपको कुछ एग्जाम्पल के रूप में आपको लिख देना है। ये एग्जाम्पल क्या क्या होगा, अभी हम सारा चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ आंसर फॉर्मेटिंग हम बता रहे हैं कि मेन पार्ट का आंसर फॉर्मेटिंग यही निकल कर आ रहा है। ये आपका दूसरा पैराग्राफ या नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें, नेक्स्ट पार्ट बोले, ये आपका निकल कर आ जाता है। नेहरू का राष्ट्रीय आंदोलन में, किसान आंदोलन में उनकी भूमिका, ऐसे तमाम चीज़ थे जैसे अवध किसान सभा, एका आंदोलन, इन तमाम आंदोलन उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में चलाए गए किसान आंदोलनों में उनकी भूमिका, ये सब इनके उदाहरण प्रस्तुत करता है। और तीसरा पक्ष में हमें बता देना है कांग्रेस के द्वारा, यानी कांग्रेस के मंच से, कांग्रेस मंच से किसान आंदोलन यानी किसान मुद्दा को उठाया जाना। बस यही आपका आंसर कंप्लीट हो जा रहा है, यही आपका आंसर का की पॉइंट है। यानी आपको आंसर का जो की पॉइंट निकल कर आता है, ये की पॉइंट बेसिकली यही है 1 2 3। आप इसको एक्सप्लेन अगर कर देते हैं तो आपका आंसर का मेन पार्ट निकल कर आ जाता है। अब ये एक्सप्लानेशन जो है, वो हम एक्सप्लानेशन जो है ये आपको यहाँ पर हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन का डिमांड आपका यही है। ये क्वेश्चन का डिमांड जो है ये यही पूछ रहा है कि राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान उनके किसानों के हित के लिए किए गए कार्य का कुछ उदाहरण देखा गया। तो ये हमने यहाँ पर ये बताया कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ये तमाम 1 2 3 जो पक्ष है, ये इनके किसान अधिकार या किसान मुद्दों को उठाने का प्रयास था। अब इस स्वाधार को अगर देखें तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये परिचय है, इस पर हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले मेन पॉइंट पे आ जाते हैं इस चीज़ों के लिए। अब देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कृषक हित के लिए उठाए गए कुछ कार्यक्रम, इसी कार्यक्रमों को हमने यहाँ पर जो आपको वहाँ पर डिस्कस कराया है, नेहरू का समाजवादी विचारधारा का प्रभाव में आना। ये समाजवादी विचारधारा के प्रभाव में आने के कारण ही इन्होंने किसानों के हित के लिए, किसानों के हित के लिए कार्य किए। ठीक है, ये दूसरा अगर देखें तो नेहरू का किसान आंदोलनों से सीधा जुड़ाव, जैसे अभी हमने बताया, उन्होंने उत्तर प्रदेश किसान सभा में भी बहुत भूमिका निभाया। अवध किसान सभा को भी संगठित करने में उनकी भूमिका, एका आंदोलन में भी उनकी भूमिका दिखा गया। और ये मोस्टली जो है वो खास तौर पर संयुक्त प्रांत में शुरू हुआ किसान आंदोलन, यानी संयुक्त प्रांत में चलाए गए, संयुक्त प्रांत में चलाए गए, संयुक्त प्रांत में चलाए गए
किसान आंदोलनों में भूमिका इनका देखा जा सकता है। ठीक है ना? तो आप इस पॉइंट को भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि नेहरू का ये जो हमने आपको वहाँ पर डिस्कस कराया था। और तीसरा अगर पक्ष देखें तो ये पक्ष निकल कर आता है मेन पॉइंट में, और वो है विभिन्न कांग्रेस अधिवेशनों में किसान मुद्दा को उठाना, जिसका पहला उदाहरण आप देखिएगा 1929 के लाहौर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता स्वयं नेहरू ने किया था, और इसी अधिवेशन के दौरान जो है वो नेहरू ने जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन यानी जमींदारी व्यवस्था की समाप्ति की बात की थी। दूसरी तरफ एक और उदाहरण आप देख सकते हैं 1931 के कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार के अलावा 20 सूत्रीय कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसमें से कई ऐसे कार्यक्रम जो थे वो किसानों के हित से जुड़े थे, जैसे जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना। तो आप इसमें ये भी मेंशन कर सकते हैं कि कृषक अधिकारों का दूसरा उदाहरण हम कराची अधिवेशन के दौरान देख सकते हैं, जिसमें मौलिक अधिकार के साथ साथ 20 सूत्रीय कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण हुआ, और इसी कार्यक्रम में किसानों और मजदूरों के आर्थिक शोषण, जैसे भी हमने बताया 20 सूत्रीय कार्यक्रम में कई ऐसे कार्यक्रम था, जिसमें से एक कार्यक्रम अगर देखिएगा तो श्रमिक मुद्दा का भी, एक कार्यक्रम अगर देखिएगा तो किसान मुद्दा का भी, एक कार्यक्रम मुद्दा अगर देखिएगा तो अल्पसंख्यकों का मुद्दा भी। ये तमाम चीज़ जो था वो 20 सूत्रीय कार्यक्रम का पक्ष था। तो इस 20 सूत्रीय कार्यक्रमों में आप बता सकते हैं कि जिसमें किसान और मजदूरों के आर्थिक शोषण की समाप्ति का जो मुद्दा उठाया गया, ये मुख्य रूप से था किसानों को उचित लगान देना। ये यानी कि आप दूसरा पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि नेहरू का कराची अधिवेशन के दौरान कृषक मुद्दा का उठाना, जिसमें जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, किसानों को उचित मजदूरी देना, ये कृषक अधिकारों को दर्शाता है जो उन्होंने कांग्रेस के मंच से उठाने का प्रयास किया। ठीक है, तो आप एक पक्ष इस पे भी आप लिख सकते हैं, ये पॉइंट को भी आप इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो कृषक हित के लिए एक और मुद्दा जो उठाया गया था वो था आपका 1936 का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता स्वयं नेहरू ने किया। और इसी अधिवेशन में आपको पता होगा कि एक अखिल भारतीय किसानों का मंच बनाया गया, और वही मंच कहलाया अखिल भारतीय किसान सभा। साथ ही साथ उसमें उस अधिवेशन में किसानों के मुद्दों को भी केंद्र में रखा गया, और इसी केंद्र का उदाहरण आप दे सकते हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन करना। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन करना, ये आप उदाहरण दे सकते हैं। ओके, तो ये एक आपका पॉइंट निकल कर आता है। ये तमाम जो पॉइंट है, ये सभी पॉइंट आपके लखनऊ अधिवेशन हो, कराची अधिवेशन हो, लखनऊ या आपको लाहौर अधिवेशन है, ये सब कांग्रेस के मंच से किसानों के मुद्दे को उठाए जाने का प्रयास था, और ये तमाम प्रयास नेहरू की भूमिका को दर्शाता है। नेहरू की भूमिका का एक और उदाहरण आप दे सकते हैं, और वो उदाहरण है 1938 के फैजपुर अधिवेशन। और उसी फैजपुर अधिवेशन में आर्थिक नियोजन का इसी को नेशनल प्लानिंग कमेटी कहा जाता है, आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष स्वयं नेहरू थे। और इसी में भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन और कृषि का वैज्ञानिकरण, यानी कि किस तरह से कृषि को बढ़ावा दिया जाए, इन तमाम चीज़ों का उदाहरण प्रस्तुत किया गया। तो ये पॉइंट को भी आपको मेंशन करना होगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो नेहरू का जो किसानों के अधिकारों का मुद्दा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो उठाया गया था, वो उठाने का आधार हमने यही सारी चीज़ों को, इन सारे पॉइंटों पर डिस्कस करवाया है जो अभी हमने एक्सप्लेन किया था। ये नंबर 1, किसान आंदोलनों में नेहरू की भूमिका को लेकर आप पॉइंट बताइए। कांग्रेस मंच से नेहरू की भूमिका के बारे में बताइए कि कांग्रेस मंच से नेहरू ने किसानों के आंदोलन के लिए, किसानों के मुद्दा को किस प्रकार से उठाया। ये सारे चीज़ों को अगर आप लिखते हैं तो तकरीबन 250-300 वर्डों में आप आराम से आप मेन बॉडी का कंटेंट लिख सकते हैं, और रेस्ट जो आपका परिचय और कंक्लूजन है आप इसको भी ऐड ऑन कर लेते हैं, तो आपका आंसर 400-450 वर्डों में आ जाएगा, जो सफिशियंट है आपका 38 नंबर के क्वेश्चन का। ठीक है ना, तभी तो हम इंट्रोडक्शन पे भी आएंगे और कंक्लूजन पे भी आएंगे। फिलहाल हमने मेन बॉडी पे आपको यहाँ पर डिस्कस कराया था। इसको बताने से पहले आपको फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, हमारा जो ऐप
के माध्यम से जो क्लासेस शुरू हुई है वो अभी की आपकी क्लासेस चल रही है। और ये बैच जो है वो आपका मेंस ओरिएंटेड बैच है। ये बैच आपका प्रज्ञान बैच है। ये क्लास जो है वो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से शुरू हुआ है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अगर देखें तो ये बैच आपका 8 अक्टूबर से था, जो आपकी कंटिन्यूअस चल रही है। तो आप लोग अगर इस बैच को परचेज करना चाहते हैं तो अगस्त्या जीएस एकेडमी के ऐप पर जाकर इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं। मैंने आपको इसका लिंक आपको शेयर कर दिया है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर अगस्त्या जीएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए। और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर आप मेंस कोर्स में जाइएगा तो आपको प्रज्ञान बैच नज़र आ जाएगा, जो कि फुल्ली आपका GS1 और GS2 मेंस ओरिएंटेड बैच है। ध्यान रखिएगा, ये पूरा आपका मेंस ओरिएंटेड बैच है, GS1 और GS2। और ये बैच कोई 71 बीपीएससी के लिए ही टारगेटेड बैच नहीं है, क्योंकि इस बैच की फैसिलिटी क्या मिल रहा है कि कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये कंप्लीट सिलेबस है, इसलिए ये 71 के लिए भी है, 72 के लिए भी है और 73 के लिए भी है। हमारे पास समय बहुत है, पर्याप्त समय है। 6 महीने में अगर आप देखें तो ये 6 महीने में पूरा कवर करा दिया जाएगा सिलेबस का। ये जो GS1 और GS2 का जो टॉपिक है ये सारे कवर कराए जाएंगे। और ये 71 के लिए भी होगा और 72 के लिए होगा। इस बैच का फीचर सबसे ज़्यादा जो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वो है मेनली ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉइंट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आंसर राइटिंग प्रोग्राम पर। जैसे अभी हमने आपको मॉडल आंसर के माध्यम से जो बताया है, ऐसे हर चैप्टर की समाप्ति के बाद आपका जो है उस ऐप पर मॉडल आंसर की क्लासेस भी ली जाएगी, जिसमें आंसर फॉर्मेटिंग भी बताया जाएगा कि किस तरह से आंसर लिखना है। तो हमारा उद्देश्य है आपके आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करना। और इस इम्प्रूवमेंट में हर फैकल्टी आपको सहायता करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर, चाहे वो मेरा हो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो विकास सर का आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो RK दुबे जी का सर का आपका पॉलिटी से रिलेटेड है। तो ये सारे जो है वो आपका प्रज्ञान बैच में मिलेगा। आंसर राइटिंग प्रोग्राम को आप इसको अगस्त्या जीएस एकेडमी के ऐप के माध्यम से ये इसको ऐप को डाउनलोड कीजिए, इसको रजिस्टर्ड कीजिए और इसको रजिस्टर्ड करने के बाद इस मेंस का बैच को आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इस बैच का कुछ फीचर भी बताया था कि ये सारे फैकल्टी जो है वो आपके क्लास लेंगे, जिसमें सभी सब फैकल्टी जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट के हैं। इसके अलावा इस प्रज्ञान बैच की एक और हम लोग फैसिलिटी दे रहे हैं, स्पेशल मेंटोरशिप प्रोग्राम। ये स्पेशल मेंटोरशिप प्रोग्राम का बेनिफिट क्या है? इस स्पेशल मेंटोरशिप प्रोग्राम के माध्यम से हम इन तमाम लोगों जो कि सिलेक्टेड है, अपने अपने क्षेत्र में अनुभवी लोग हैं, ये आपके तैयारी के दौरान एक अलग से आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपके राइटिंग में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कैसे बुक पढ़ना चाहिए, कैसे सेट लगाना चाहिए, प्रीलिम्स का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, मेंस का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ये तमाम चीज़ जो है ये ऐसे सेलेक्टेड पर्सन जो है जो बीपीएससी में पहले से ही सेलेक्टेड है, वो आपके इस मेंटोरशिप प्रोग्राम से जुड़ेंगे। और मेंटोरशिप प्रोग्राम के माध्यम से ये सारी चीज़ें होती है। ये सभी फैसिलिटी जो है वो आपको प्रज्ञान बैच में मिलेगा। और इस बैच को परचेज करने के लिए हमने बताया अगस्त्या जीएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर पर। लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के माध्यम से ऐप को डाउनलोड कर आप मेंस कोर्स में जाकर प्रज्ञान बैच को परचेज कर सकते हैं, जिसकी कीमत जो है वो 2999 रुपया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2999 रुपये में ये बैच आपको अभी मिल रहा है, जो पूरा GS1 और GS2 का मेंस रिलेटेड है। इसके अलावा अगर देखें तो हमने आपको बताया होगा कि सेपरेटली कुछ बैचेस भी है। जैसे अगर आप मॉडर्न इंडिया आर्ट एंड कल्चर का मेंस का अगर कवर करना चाहते हैं तो आप इस बैच को भी परचेज कर सकते हैं, जो 899 का है, जिसमें केवल मेंस ओरिएंटेड चीज़ों पर डिस्कस कराया जाएगा। साथ ही साथ करंट अफेयर जो आपके GS1 का ही पार्ट है उस पर भी डिस्कशन कराया जाएगा। देन इसके पश्चात आप अगर विकास सर का मेंस का अगर बैच आप लेना चाह रहे हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी बैच ले सकते हैं। ये भी आपको मेंस कोर्स में नज़र आ जाएगा, जो 799 का है, जिसमें केवल और केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस चलेगी। तो आप इस बैच को भी परचेज कर सकते हैं। देन इसके पश्चात अगर देखें तो ये जो बैच है ये विकास सर के द्वारा फिजिक्स का बैच लाया जा रहा है, जो आपका प्रीलिम्स के ध्यान में रखकर ये है।
ठीक है ना। तो आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन, चाहे वो 72 बीपीएससी हो, एईडीओ हो, दरोगा, सचिवालय सहायक जैसे एग्जामिनेशन में साइंस का जो रोल होता है, उस रोल को देखते हुए ये फिजिक्स का बैच जो है वो प्रीलिम्स का भी है। आप इस बैच को भी पीटी कोर्स में जाकर इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है एक और बैच जो है वो पीटी का है, वो पीटी का आपका हिस्ट्री का एक बैच है, जो कि आपका पीटी ओरिएंटेड बैच है, ये रहेगा। ये पीटी ओरिएंटेड बैच में फैसिलिटी अगर देखें तो ये भी आपका 72 एईडीओ जैसे एग्जामिनेशन के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो आपका पीटी ओरिएंटेड बैच है, ठीक है ना। तो 2 कोर्स जो है वो आपका पीटी ओरिएंटेड है और 3 कोर्स जो है वो मेंस ओरिएंटेड बैच है। और ये सभी बैच जो है वो आपके अगस्त्या जीएस एकेडमी के ऐप पर आपको नज़र आ जाएगा। आप गूगल प्ले स्टोर से आप जाकर ये बैच को परचेज कर सकते हो। ओके, चलिए, तो हमने ये जो मुख्य रूप से आपको जो बताया, तो ये आपका मेन पॉइंट था, ये आपका मेन बॉडी था कि जो क्वेश्चन का डिमांड पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान नेहरू के कृषक हित या कृषक के मुद्दे के संदर्भ में डिस्कस करवाइए या उसके बारे में लिखें। तो ये आपका मेन पॉइंट निकल कर आते हैं। और ऐसे मेन पॉइंट में आप ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, विभिन्न किसान आंदोलनों में भूमिका भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न कांग्रेस के अधिवेशनों में कृषक मुद्दों को उठाना, वो भी आप बता सकते हैं। ये सारे पॉइंट हमने आपको बता दिया कि विभिन्न अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में, हरिपुरा अधिवेशन में, ये तमाम अधिवेशनों के माध्यम से इन्होंने कृषक मुद्दों को उठाया। यही इनकी भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान था। और स्वतंत्रता के पश्चात इन्होंने जो भूमि सुधार कार्यक्रम प्रस्तुत किया, ये कृषक अधिकारों को ही दर्शाता है। तो ये आपका मेन पॉइंट रहा। अब कंक्लूजन और परिचय कैसे लिखें, ये सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, हमने आपको बताया होगा कि जब भी परिचय लिखें तो वो लमसम लॉन्ग क्वेश्चन में 40 से 60 शब्दों में एक एवरेज माना गया है कि एक बेस्ट है। और परिचय हमने आपको बताया है कि जब भी आप परिचय लिखें तो वो मेन बॉडी का आप एक इंट्रोडक्शन देखिए कि एक झलक है जो है आप दिखा रहे हैं कि इनका जो मेन बॉडी हम लिख रहे हैं, उसी का हम थोड़ा बहुत जो है वो चर्चा जो है वो इंट्रोडक्शन में कर रहे हैं। तो इस इंट्रोडक्शन का आप पढ़िएगा तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये ही मेन बॉडी जो भी हमने डिस्कस करवाया है, ये मेन बॉडी का ही एक रूप था। जैसे मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ कि नेहरू ने स्वतंत्रता के बाद जो भूमि सुधार कार्यक्रमों को अपनाया, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान देखा जा सकता है और समझा भी जा सकता है। जो भी हमने बताया था, आंदोलन के दौरान उनका समाजवादी नेता के रूप में उभरना, कृषक हित के लिए, संरक्षण के लिए समाजवादी अभिव्यक्ति को दर्शाता है। और स्वतंत्रता पश्चात उनके भूमि सुधार कार्यक्रम भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। यही पॉइंट हमने आपको मेन बॉडी में बताया है। और इसी पॉइंट को इंट्रोडक्शन हमने हमेशा बताया कि इंट्रोडक्शन कोई ऐसा नहीं है कि कहीं एक इसी प्रकार से रहेगा, हर जगह इंट्रोडक्शन आप यही लिख सकते हैं। ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि हम कितने बेहतर से बेहतर लिखने का प्रयास करते हैं। तो आप इंट्रोडक्शन को घुमा फिरा कर भी आप लिख सकते हैं। तो हमेशा प्रयास कीजिए इंट्रोडक्शन आपका स्वयं का चीज़ हो। इंट्रोडक्शन में आपको ध्यान में ये रखना होगा कि जो मेन बॉडी को हम लिखना चाह रहे हैं, उसकी थोड़ा बहुत चर्चा जो है वो ऊपर के कुछ पॉइंटों पर हम डिस्कस कर देंगे। तो ये आपका इंट्रोडक्शन का पॉइंट है, आप इसको रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जो जो पॉइंट हमने यहाँ पर अंडरलाइन किया है, इन्हीं सारे पॉइंटों को हमने यहाँ पर डिस्कस करवाया है। ये सारे पॉइंटों को, यही पॉइंटों को आपको यहाँ पर लिखना है, यही पॉइंटों को यहाँ पर लिखना है, यही पॉइंट को यहाँ पर भी लिखना है। ये सभी पॉइंट जो है वो इंट्रोडक्शन का ही है। और फाइनली अगर कंक्लूजन देखें तो ये कंक्लूजन भी आपको मेन पॉइंट का, मेन बॉडी का एक निचोड़ है, जो आप निचोड़ यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आप इस निचोड़ में देख सकते हैं कि यह कहा जाता था कि नेहरू के भूमि सुधार कार्यक्रम राष्ट्रीय संघर्ष का ही एक रूप था। बिल्कुल, स्वतंत्रता के बाद उन्होंने जो भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किया, चाहे वो जमींदारी पर था, जिसका जिक्र अभी हमने बताया कि कराची सत्र के दौरान, लाहौर सत्र के दौरान ये उठाया गया, दूसरी प्रकार से हदबंदी, ये सब स्वतंत्रता के पश्चात था। उन सभी के बीज जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पड़े थे। नेहरू की इस दृष्टिकोण को व्यापक आर्थिक और सामाजिक दर्शन का हिस्सा बनाया गया, जिसका लक्ष्य था न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता बल्कि
न्यायपूर्वक सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना। आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने जो मेन बॉडी में लिखा है उसी का एक कंक्लूजन देना था। एक कंक्लूजन निकाला है, जैसे शोषण से मुक्ति, ये एक सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना था। जैसे शोषण जिस प्रकार से होता था जमींदारों के द्वारा, उसकी मुक्ति दिलाना, एक सामाजिक न्याय स्थापित करना। और यही सामाजिक न्याय स्थापित करने का दृष्टिकोण उनका स्वतंत्रता पश्चात भूमि सुधार कार्यक्रमों के रूप में देखा जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन ये आपको अच्छा लगा होगा। आज के सेशन के माध्यम से जो हमने नेहरू से रिलेटेड एक मॉडल आंसर को डिस्कस कराया है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी प्रकार से मॉडल आंसर क्वेश्चन टॉपिक आपके इस सेशन के दौरान चलेगा, और इसी प्रकार जो हम यहाँ पर डिस्कस करा रहे हैं, ये तमाम चीज़ जो है वो आपके ये अगस्ता जीएस एकेडमी के ऐप के माध्यम से आपको मिल जाएगा। आप इस ऐप में आप कंटिन्यूअस के साथ जो है आप इसको देख सकते हैं, इसका नोट्स बना सकते हैं, इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दिया जाता है। ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा अगस्ता जीएस एकेडमी के नाम पर। उसको इनरोल कीजिए, प्रज्ञान बैच लीजिए, और प्रज्ञान बैच के माध्यम से अपनी तैयारी को और सार्थक बनाइए। और हमारे टीम जो है वो आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे हर प्रकार से। ये क्लासेस जो है वो आपकी मेंटोरशिप, हम लोग यहाँ पर वीक में मेंटोरशिप क्लासेस भी लेते हैं, जिसमें फैकल्टी और एक्सपर्ट के माध्यम से वो आपकी समस्याओं को हल किया जाएगा, तैयारी का डायरेक्शन दिया जाएगा, ये किस प्रकार से आपकी तैयारी को और बेहतर बनाया जाए। ये सारे चीज़ जो है वो मेंटोरशिप क्लासेस के माध्यम से हम लोग यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें फैकल्टी के द्वारा जो है वो इसको दिया जाएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ पुनः हम यहाँ पर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए क्लास को यहीं पर ऑफ करते हैं। ओके, थैंक यू।